हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले अपनी परसेंटेज की जो हमारी क्लास नंबर 16 है उसे। पीछे जो है हमारी वो 15 क्लास हो चुकी हैं जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको वो सारी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। वहाँ से आपको इनकी जो है पीछे की क्लास वो मिल जाएंगी। अभी तक हमने इसमें जो है रेशियो पढ़ा है, उसके बाद अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज परसेंटेज की जो है हमारे पास 16 नंबर की क्लास है। इसके बाद एक क्लास और है, उसके बाद हमारा परसेंटेज जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है भाई। और जिन्हें इन क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इन सभी क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 133। इसे सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी हर महीने 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है और इस प्रकार वह कुल रुपए प्रतिमाह चावल और गेहूं पर 350 खर्च करता है। यानी वो क्या करता है, 350 रुपए प्रतिमाह गेहूं और चावल में खर्च करता है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो समान व्यय के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो जो खपत है वो हमें बराबर रखने के लिए चावल की खपत में जो है हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजें हैं, गेहूं है चावल है। तो हम इनको लिख लेंगे यहाँ पे। एक तरफ गेहूं है, चावल है। ठीक है। गेहूं बोला है कि हर आदमी महीने में 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। चावल जो है वो कितना खाता है, 25 kg। ठीक है। और चावल जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 9 kg। ठीक है भाई। अब इन्होंने बोला है आगे कि खाता है चावल का मूल्य जो है वो गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का जो मूल्य है वो कितना है, गेहूं के मूल्य का 20% है। अब 20% का मतलब आप समझते हो कि कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है। तो इसने बोला है कि चावल का मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20% है। तो अगर गेहूं का मूल्य जो है वो कितना है, अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपए है तो चावल का मूल्य कितना है, चावल का मूल्य होगा 1 रुपए। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे ये बोला है कि 20% है, कम या ज्यादा नहीं बोला है। कम या ज्यादा बोलता तो हम 5 में से 1 प्लस करते तो ज्यादा हो जाता, 6 हो जाता। कम बोलता तो हम 5 में से 1 माइनस कर देते। बट उसने बोला है कि 20% है, यानी कि 1/5 है ना, किसका, चावल का मूल्य। तो गेहूं का मूल्य अगर 5 है तो चावल का मूल्य कितना है, 1 है। बस इतनी सी बात समझनी थी। ठीक है। हम इसी को मान लेते हैं कि यही उनका जो है पर केजी का रेट है, इसी रेट में वो मिल रहा है। तो इनका सिंपल सा क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है। यानी कि जो गेहूं का रेट हो गया 9 किलो का, वो कितना हो गया, 45 रुपए हो गया। और 25 किलो का गेहूं का मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया, 25 रुपए हो गया। ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा 70 रुपए। टोटल खर्चा आपका कितना हुआ, टोटल खर्चा आप हो गया 70 रुपए। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आगे ये बोला है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। गेहूं के मूल्य में कितना वृद्धि कर दिया जा रहा है, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि, है ना। तो देखो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास गेहूं है ना। इसका दूसरा केस है, ये हमारे पास चावल है। गेहूं हमारे पास अभी भी उतना ही रहेगा, 9 kg ही रहेगा। चावल हमारे पास उतना ही रहेगा, 25 kg ही है यहाँ पे। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इन्होंने बोला है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। तो भाई गेहूं के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि कर दो। तो गेहूं का मूल्य जो है हमारे पास वो कितना है, 5 है। इसमें हम कितने की वृद्धि करेंगे, 20% की। यानी कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, है ना। 1/5 होता है। अब यहाँ पे बोला है कि 20% की वृद्धि की गई है, यानी अगर उसका मूल्य 5 है तो 5 में की वृद्धि की गई है। यानी कितना कर दिया गया है, 6 रुपए कर दिया गया है ना। पहले गेहूं का मूल्य 5 था तो अभी कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। ठीक है। तो अब देखो जरा पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 छक्के हो जाएगा 54 रुपए। ठीक है। ये आपका खर्चा हो जाएगा गेहूं के ऊपर। भाई 9 किलो गेहूं आपको लेना है 6 रुपए में, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 54 रुपए का। बट आपको क्या करना है कि खर्चा आपको 70 रुपए ही रखना है ना। तो यहाँ पे आपको कितना करना पड़ेगा ये बताओ आप। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई हमारे पास 70 रुपए ही रखना है, तो अगर हम 70 में से 54 घटा दें। ठीक है। अगर हम 70 में से 54 घटा दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है, 16 बच रहा है, कितना, 16।
तो आप बोलोगे कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 से हमने यहाँ पे किया है 6, कितना कर दिया हमने, हमने यहाँ पे कर दिया 5 से 6। अब यहाँ पे यही बोला है कि समान व्यय रखने के लिए चावल की खपत में कितने % की कमी की जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग बता दोगे कि भाई कितने % की जो है हमें वो यहाँ पे कमी करनी है। ठीक है भाई, तो जल्दी से बता दो भाई कमी यहाँ पे कितने की होगी। ठीक है, बोलो कितने की कमी करोगे आप। ठीक है, बताओ। तो आपने क्या बोला कि भाई 70 रुपए का था, ये पहले 70 खर्चा था, अभी 54, 54 हमने गेहूं पे कर रखा है 54 का। तो अब भाई इसमें कितने की खपत में हम कमी कर दें, तो आप बोलोगे कि भाई हमारे पास तो बचे सिर्फ 16 रुपए ही, कितने रुपए बचे 16। तो आप बोलोगे कि हम यहाँ पे कितना कर दें, कि भाई हम इसको कर दें 16, क्योंकि हमारे पास 16 रुपए ही बचे हैं, है ना, इन दोनों को जोड़ के 70 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि पहले जो हमारी गेहूं था वो कितने का था, 25 रुपए का ले रहे थे, अभी हम जो गेहूं लेंगे वो कितने का लेंगे, 16 का लेंगे। ठीक है, कितने का लेंगे, 16 का, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 16 का हुआ हमारे पास, यानी कमी कितने की हुई, हम पहले इसको लेंगे, है ना। 25 है, ये 16 है, तो कितना हुआ, 9 की कमी हुई, कितने की, 9 की कमी हुई, किस पर हुई, इस 25 पर। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, है ना, और 9 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। यानी आप बोलोगे कि कितने % की कमी करनी पड़ेगी हमें, तो आप बताओगे कि 36% की जो है हमें यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार इसको और समझा देते हैं कि भाई हमारे पास गेहूं था, चावल था, है ना, आप इधर चावल लिख सकते हो, इधर गेहूं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल 25 किलो था, गेहूं हमारे पास 9 किलो था, है ना, जो उसका दिया था कि 20% मूल्य, यानी अगर इसका 5 है तो इसका 1 है, हमने इसी को मान लिया, प्रति रुपए किलो जो था हमारा, हमने इसी को मान लिया। तो 9 × 45 रुपए हमने गेहूं पे खर्चा किए, 25 से कम 25 जो हमने वो खर्चा किए चावल पर, टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा, 70 रुपए का हो गया। इतनी बात आप समझ गए। अब इन्होंने क्या बोला है कि यदि हम गेहूं का मूल्य, किसका, गेहूं का मूल्य जो है 20% की वृद्धि कर दें। ठीक है, तो ये गेहूं था, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की वृद्धि, यानी अगर हम उसको 6 कर दें। ठीक है, तो अगर इसको तुम 6 कर दोगे, 9 किलो गेहूं अभी भी है, तुमने इसमें क्या कर दिया, रेट उसका बढ़ा दिया 6, तो 9 6 के 54, यानी जो आपके पास खर्चा के लिए जो 70 रुपए था ना, उसमें से 54 रुपए तो यही खर्चा हो गए, आपके पास बचा कितना, 16 रुपए। तो आपको बस यही बताना था कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत जो है स्थिर रखनी है, तो हमें क्या बताना था, चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई पहले हमारे पास 25 रुपए थे, अभी हमारे पास 16 रुपए हो रहे हैं, तो कितने की कमी हो रही है, 9 की। 9 की कमी हो रही है किस पर, इस 25 पर, उसको हम नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 36%। ठीक है भाई, तो इसको एक बार दोबारा से आप देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्या दिया है, कच्चे माल की कीमत 15% और श्रम लागत 19% बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2296 रुपए की वृद्धि होती है। वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच अंतर पता लगाएं। यदि कुल लागत कच्चे माल और श्रम लागत का योग है और शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/20वां हिस्सा थी, है ना। तो ये आपको बताना है, तो चलो इसको भाई देखो जरा। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कच्चा माल है यानी कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास श्रम लागत। ये दो चीजें हैं, है ना। थोड़ा इसको साइड में लिख लेते हैं। एक है यहाँ पे कच्चा माल, दूसरा है हमारे पास श्रम। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली है तुमसे, शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की लागत का 13/20 है। 13/20 अगर हम लिखें तो आपको बताया गया था पहले ही कि ये जो नीचे हिस्सा होता है ये उसकी रियल वैल्यू होती है, यानी कि वास्तविक वैल्यू होती है। अब इन्होंने बोला क्या है कि कच्चे माल की लागत वस्तु की लागत का 13/20 है, यानी अगर वस्तु जो है 20 है तो कच्चे माल की लागत कितनी है, 13 है। तो आप कच्चे माल की जगह कितनी लिख दोगे, 13, है ना। अगर इन टोटल दोनों की वैल्यू अगर 20 है तो, है ना, दोनों की वैल्यू 20 है, जिसमें से कच्चा माल 13 है, तो बचा कितना, 7, तो वो हो गया श्रम लागत, है ना। अब हमें इनका आगे कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इनको मान लेते हैं 1300, हम इसको मान लेते हैं 700, ताकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी रहे, दशमलव में ना जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो
वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच अंतर पता लगाएं। यहाँ पे बोला है कच्चे माल की कीमत 15% और श्रम लागत 19% बढ़ जाती है ना। तो जरा देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो कच्चे माल की कीमत है उसको कितना बढ़ाना है, 15%, है ना। तो भाई इसको आप 15% बढ़ाओगे, यानी कि आप क्या करोगे, 1300 का 15% निकालोगे। किसका 15%, 1300 का 15%, ठीक है। जीरो से जीरो जाएगा, है ना। 15 से 45 का जो है हमारे पास 5 आ जाएगा, 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि 195 की वृद्धि होगी, है ना। तो 195 की अगर इसमें आप वृद्धि करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1495 हो जाएगा ये बढ़ के, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जरा श्रम लागत में कितने की वृद्धि होती है, तो श्रम लागत में जो है 19% बढ़ता है। तो श्रम लागत हमारे पास कितना है, 700 है। आप 700 का 19% निकालोगे, 19/100, जीरो से जीरो काट दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 19 सत्ते कितना हो जाएगा आपके पास, 133, कितना हो जाएगा, 133। ये वृद्धि हो जाएगी तो इसमें कितना हो गया ये हमारे पास, ठीक है। 133 की वृद्धि करोगे तो कितना बनेगा जाके, 833, ठीक है। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जरा, ये हमने सब कुछ यहाँ पे कर लिया। अब इन्होंने हमसे बोला क्या है, देखो इन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया कि 19% बढ़ जाता है जिसके कारण वस्तु की लागत इतने रुपए की वृद्धि होती है ना। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 2296 की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि 2296 की वृद्धि होती है ना। अब रेशियो में आपको एक चीज सिखाया गया था कि जिस चीज का वो दिया है उसी से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे बोला है कि 2296 की वृद्धि हुई है, बट हमारे हिसाब से कितने की हुई है, 133 की वृद्धि यहाँ पे हुई है, 195 की वृद्धि यहाँ पे हुई है। इन दोनों को जोड़ दो तो 5 3 हो गया आपके पास 8, इसको जोड़ोगे तो 9 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 2, ठीक है। 1 1 2 और 1 3, 328 की वृद्धि हुई, है ना। आपके हिसाब से यहाँ पे कितनी की वृद्धि हुई, 328 की, क्वेश्चन के हिसाब से हुई है 2296 की, है ना। अब देखो जरा, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, वस्तु के कच्चे माल की, है ना, वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर पता लगाओ। यानी कि इन्होंने ये हमसे पूछा है कि श्रम लागत में जो वृद्धि हुई है, सॉरी कच्चे माल में जो वृद्धि हुई है और जो श्रम लागत में वृद्धि हुई है, इनके बीच का हमें अंतर बताना है। क्या बताना है, इनके बीच का हमें अंतर बताना है। तो अब इनके बीच का आप अंतर कैसे बताओगे, पहले तो आप इसको निकाल लो, फिर उसके बाद आप इसके बीच का अंतर निकालोगे, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, यहाँ पे तो बोला था हमसे कि 2296, कितना है भाई, यहाँ पे जो है वो है हमारे पास 2296, ठीक है। तो करो इसको भाई, कैलकुलेट करो और फिर बताओ आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो इसको आराम से और फिर देखो भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। बोलो, इनके बीच में अंतर कितने का है, तो आप इसमें अंतर देख लोगे कि भाई कितने का है, कि भाई यहाँ पे है 195, यह है 133, है ना। 5 में से 3 गया आपके पास, बचा 2, ठीक है। यहाँ पे बचा आपके पास कितना, 62, है ना। अंतर कितने का है, कच्चे माल की वृद्धि में और श्रम लागत की वृद्धि में अंतर जो है वो कितने का है, वो है 62 का, ठीक है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, इसे में आप मल्टीप्लाई करा दोगे किसका, 62 का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो आराम से, ठीक है। तो इसको अगर देखोगे तो 8 सत्ते 56 और, है ना, 7 दूनी 14, ये क्या होगा, ये 7 से जो है आपका पूरा पूरा कट जाएगा, इससे 7 बार में जो है पूरा पूरा कट जाएगा। अब 7 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो 7 दूनी 14 का हो जाएगा 4, 7 छंग 42, 1 43, यानी कि आपके पास कितने का आ गया, 434 रुपए, ठीक है। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर कितना है, वो है 434 रुपए का। आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। कच्चा माल जो था वो 1300 का था, श्रम जो था वो 700 का था, है ना। इसमें हमने वृद्धि की जो 15% की, यानी 195 रुपए, इसका हमने वृद्धि किया 19%, 133 रुपए, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है जिसके कारण वस्तु की लागत में इतने की वृद्धि हुई है, 2296 की, बट हमारे हिसाब से ये दो वृद्धि हुई थी 328 की। हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया, फिर हमसे इन्होंने बोला कि जो था कच्चे माल की वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर पता लगाओ। यहां से जब हम इनको करेंगे तो इनका तो वृद्धि पता चल जाएगी और अंतर कितने का है, 62 का, तो हमने यहाँ पे 62 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो वृद्धि हमारी आ गई कितने की, 434
34 की। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मासिक वेतन समान है। ए और बी का जो है वो मासिक वेतन क्या है, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः इतना इतना परसेंट जो है वो दान करते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और इन्होंने बोला है पहली लाइन में ए और बी का मासिक वेतन जो है, इनका जो है वेतन वो समान है। क्या है, इन दोनों का वेतन जो आएगा वो समान रहेगा। फिर इन्होंने बोला है कि ए बी और सी जो है ना, वो अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10, 8 और 9 है ना, एक क्या करते हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। ए कितना दान करता है, ए दान करता है 10%, बी कितना दान करता है 8%, सी कितना दान कर रहा है, सी दान कर रहा है 9%। समझ गए, ये तीन चीजें हो गई। तीनों हमने लिख लिया कि ए 10 करता है, बी जो है 8 करता है, सी 9 करता है। ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना दिया है, 400 रुपए। अब देखो ये अंतर किसके बीच का दिया है, अंतर दिया है ए और बी के बीच का, कितना, 400। क्वेश्चन के हिसाब से 400 का अंतर दिया है, बट हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, बताओ ए और बी द्वारा किया गया कुल दान जो है सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप 400 में 2 का भाग दोगे तो आपको एक की पता चल जाएगी, एक की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें 10% ये दान कर रहा है, 8% ये कर रहा है, कितना, 18। अगर इसमें आप 18 का मल्टीप्लाई कर दो तो उनका जो है ए और बी का टोटल दान पता चल जाएगा। ए और बी दोनों मिला के कितना करते हैं, तो 2 से इसको भाग कर दोगे, 9 बार कटेगा, है ना, 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी दोनों मिला के कितना दान करते हैं, दोनों मिला के जो है वो 3600 रुपए का दान करते हैं। कितने का दान करते हैं, ए और बी जो है वो दोनों 3600 का दान करते हैं। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। अब देखो ये जो ए और बी द्वारा किया गया दान है ना, ये सी की तुलना में कितना अधिक है, 900। अगर हम इसमें 900 रुपए घटा दें, कितना, 900 रुपए घटा दें, तो कितना, जो 2700 रुपए आएगा वो सी द्वारा किया गया कुल दान होगा। वो किसका होगा, सी द्वारा किया गया कुल दान होगा। बताओ, इतनी बात समझ गए, तो सी का मासिक वेतन बताओ। अच्छा अब ये बताओ जरा, ये क्या आया है, ये इसका दान आया है कि इसने 27 रुपए दान किया है, कितना, 2700 रुपए। ठीक है, ये क्या आ गया इसका, इसने एक ट्रस्ट में दान किया 2700 रुपए। यहाँ हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 9%, है ना। अगर ये 2700 जो है 9% के बराबर है तो 100% क्या होगा, तो आप बोलोगे 9 3 27, तो आप बोलोगे कि 100% जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 30,000। यानी सी का वेतन कितना होगा, सी का वेतन जो होगा वो होगा 30,000। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप ए और बी का भी वेतन निकालना चाहते तो आप ए और बी का भी वेतन निकाल सकते थे। यहाँ पे जब आपने किया था कि आता कितना भाई, यहाँ पे 200 गुणा करा देते 100% का, तो वो ए और बी की वेतन पता चल जाती। ठीक है, बट हमें वेतन नहीं पता करना था, हमें ये पता करना था ए और बी द्वारा किया गया कुल दान। तो ए और बी द्वारा कुल दान कितना था, 10 और 8 18। यहाँ से एक की वैल्यू मिली हमें, 18 का मल्टीप्लाई किया, टोटल दान कितना आ गया, 3600 रुपए का। उसमें से जो ये था 900 रुपए ज्यादा था, किससे, सी द्वारा किए गए दान से। तो हमने सी में क्या किया, 900 रुपए घटा दिया, तो 2700 जो आ गया वो सी द्वारा किया गया दान आ गया। क्वेश्चन में कितना ये दान कर रहा था, 9%। तो अगर ये 2700 9% के बराबर था तो 100% कितना है, 100% है हमारा 30,000 रुपए। यानी वो टोटल दान कितना कर रहा है, वो सॉरी उसकी वेतन कितनी है, वेतन जो है हमारे पास वो है 30,000 रुपए। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास ए की आय बी की आय का 57 सही 1/7 है। तो इसमें आपको जो है 57 सही 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू पता लगाना है। तो ये आप लोग पता लगाएंगे। ए की आय बी की बचत से 525% है, तो आपको 525% का भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला है अधिक है और ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है। ए की बचत जो है वो बी के व्यय का 16.66% है, तो ये इसका भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता लगाना पड़ेगा। यदि उनकी बचत में अंतर इतने रुपए का है तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इनका फ्रैक्शन वैल्यू पता लगा लो, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपको ये पता लगाना है। 525% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये पता लगाना है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो बताओ भाई जल्दी से, है ना। हम लोगों का आज जो है 15 क्लास हो चुकी है और 15 क्लास में हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है,
तो बताओ जरा 57/1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 57/1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/7, है ना। 525 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 525, नीचे 100 लगा लो, है ना। 25 से इसको काट दो तो कितना होगा, 25 दूनी 50, यहाँ पे लिख देते हैं 25 दूनी 50, ठीक है, बचेगा 2, 25 एकम 25, नीचे कितना आ जाएगा 25 चौके 100। तो आप बोलोगे 525 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16.66% का तो बहुत ही आसान है, आप बोलोगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। अब ये हमें सब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गया, है ना। अब यहाँ पे है क्या, ए की आय बी की आय का इतना है। अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, पहला तो एक ए है, दूसरा एक है हमारे पास बी। यहाँ पे हमें तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, पहली तो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी आय, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो इनका व्यय होगा वो। उसके बाद हम यहाँ पे आय ऐसा लिख लेते हैं, आय, बचत और व्यय, ये तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, है ना। आप कैसे भी लिख सकते हो, आय बचत ऊपर लिखो या व्यय ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, इन्होंने बोला ए की आय बी की आय का 57/1/7 है। 57/1/7 का मतलब क्या होता है, 4/7, है ना। ए की आय बी की आय का, अगर बी की आय 7 है तो ए की आय कितनी होगी, 4 होगी। अगर बी की आय जो है वो है 7 तो ए की आय कितनी होगी, 4 होगी, है ना। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि 57/1/7% ज्यादा है या कम है। ज्यादा या कम होता तब हम नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाले को घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, लेकिन इसने बोला 57/1/7 है, तो 57/1/7 का मतलब होता है 4/7। अगर बी की आय 7 है तो ए की आय कितनी होगी, 4, है ना। अब हमें आगे कुछ इसमें परसेंटेज भी बढ़ाना है, इसलिए हम इसको 700 मान लेते हैं, इसको हम 400 मान लेते हैं, ठीक है। अगली लाइन यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है। क्या बोला, यदि ए की आय जो है बी की बचत से, इन्होंने ये बोला है कि जो ए की आय है, ए की आय कितनी है, 400, ए की आय क्या है, जो है बी की सेविंग्स का, बी की बचत का, बी की बचत से कितनी अधिक है, जो बोला यहाँ पे बी की बचत से 525% अधिक है। कितनी अधिक है, 525%, और 525% अधिक बोला है। 525% बोला होता तो हम बोलते 21/4, बट इन्होंने बोला है कि 525% अधिक है, यानी कि आप क्या बोलोगे, ठीक है, 4 में से जो 21 ज्यादा, 4 में से 21 ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, 25/4, है ना। अधिक का मतलब होता है जो भी ऊपर वैल्यू होती है उसको प्लस करना, कम बोला होता तो हम उसको माइनस करते, बट हमसे यहाँ पे बोला क्या है, अधिक। तो 4 में से 21 ज्यादा, तो 4 में जब आप 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25/4 है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 25 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 25 से कटेगा ये 16 बार, ठीक है। बताओ 4 से आप इसको काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको आप काट दोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, सॉरी ये 4 से हम काटेंगे नहीं क्योंकि ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, बी की बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी की बचत हो जाएगी। बताओ, इसने ये बोला था कि जो ए की आय है, ए की आय कितनी थी, 400, ए की जो आय है वो बी की बचत का, है ना, बी की बचत से 525% अधिक है। 525% अधिक होने का मतलब 4 में 21 की वृद्धि, 4 में 21 जोड़ोगे तो होगा 25/4, ठीक है। 25 से हमने इसको काट दिया, 16, ये 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 चौके 64, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास बी की बचत, ठीक है। अब ये बताओ जरा, 700 में से अगर बी जो है वो 64 रुपए बचाता है तो वो खर्च कितना करेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर आप इसमें से 64 घटा देते हो तो आप क्या बोलोगे, 636 रुपए, कितने, 636 रुपए क्या करेगा वो, खर्चा करेगा, तब वो कितना बचाएगा, 64 रुपए बचाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं, और ए की बचत बी के व्यय का 16.66 है, और जो है ए की जो बचत है वो क्या है, वो बी के व्यय का 16.66 है। बी का व्यय कितना है भाई, बी का व्यय है 636, बी के व्यय का कितना है, सॉरी, बी का व्यय है 636, बी के व्यय का 16.66% है। कम या ज्यादा नहीं बोला है, कम या ज्यादा बोला होता तो हम वही करते जैसे अभी हमने 21/4 में किया था, है ना। यहाँ पे बोला है 16.66% है, 16.66% का मतलब होता है 1/6, यानी जो एक का, है ना, ए की जो बचत है वो बी के व्यय का 1/6 है ना।
6 से इसको काट दोगे आप, कितना आएगा, 6 कम 6 जीरो, 36, कितना आ गया, 106, है ना। तो ए की जो बचत आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 106। ठीक है, बोलो अब आपको ये सब पता हो गया। अब अगर 400 में अगर 106 रुपये ये बचा रहा है, कितना, 106 रुपये अगर ये बचा रहा है, तो ये खर्च कितना करेगा, तो आप बोलोगे खर्च करेगा 394। ठीक है, कितना खर्च करेगा, 394, ये खर्चा करेगा भाई 294। ठीक है, कितना खर्चा करेगा, 294। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यदि उनकी बचत में अंतर इतना है तो ए और बी की आय का अंतर बताओ। अब उन्होंने बोला है कि उनकी बचत का अंतर कितना है, 315 है। अब जरा ये बताओ, अगर ये उनकी बचत का अंतर है तो हम बचत के अंतर से ही डिवाइड करेंगे। अगर उनकी बचत का अंतर है 315, तो यहाँ पे उनकी जो बचत का अंतर है वो कितना है, बताओ जरा। आप क्या करोगे, 106 में से 64 को माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया आपके पास। ठीक है, 6 में से 4 गया आपके पास, बचा यहाँ पे 2, 10 में से 6 गया 4, यानी 42 बचा यहाँ पे, कितना बचा, 42। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास क्या, कि जो इन्होंने बोला था उनकी बचत में अंतर 315 रुपए है, तो ये बचत थी तो हम इसको बचत से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बचत में अंतर कितने का था, बचत में जो अंतर था वो था 42 का, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया, हमें एक की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हमसे इन्होंने पूछा क्या है, तो ए और बी की आय का अंतर बताओ। ए और बी की आय में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे ए और बी की आय में अंतर है 300 का। ठीक है, अब बस इसको आप सिंपल सा यहाँ पे डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे 6 सत्ते 42, यहाँ पे डिवाइड करोगे 6 पंचे 30। ठीक है, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, है ना, 3 बचेगा, 7 पन्ना 35, 5 का यहाँ पे आप गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा, 55 25, 5 5 चौके 20, 2 22, यानी कि कितना आ गया, 2250। आपका ये आंसर आ गया। ए और बी की आय का अंतर कितना है, 2250 रुपए का, है ना। एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसने ये बोला था ए की आय बी की आय का 57 से 1/7 है, कम या ज्यादा नहीं बोला तो हमने सीधे ही सी को उठवा लिया। बी की आय अगर 7 है तो ए की आय होगी 4, है ना। हमने अपनी आसानी के लिए इनको मान लिया 700, इसको हमने मान लिया 400। फिर अगली लाइन पे इन्होंने बोला कि ए की आय जो है वो बी की बचत का 57, है ना, यार सॉरी 525% अधिक है, तो हमने अधिक कर लिया उसको, यानी कि 25/4 कर लिया। फिर उन्होंने बोला ए की बचत बी के व्यय का 16.66 यानी 1/6 है ना। ए की जो बचत थी वो बी के व्यय का 1/6 थी, यानी कि 636 का 1/6 कितना हो गया, 106। ठीक है, आराम से हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने अंतर दिया था, हमने अंतर ले लिया। उनकी बचत का अंतर 42 का था, इनके हिसाब से 315 का था। उनकी आय में अंतर 300 का था, हमने 300 का मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 2250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आसान था। इसको पढ़ो भाई। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई तो 4 सदस्यों के एक परिवार में, है ना, एक परिवार में प्रति माह इसकी खपत को कम कर दिया गया ताकि खर्च पहले की तुलना में 15.5% अधिक हो। यदि प्रत्येक प्रत्येक सदस्य औसतन 6.4 किलोग्राम चावल प्रति माह पहले खाता है तो प्रत्येक सदस्य द्वारा औसतन प्रति माह चावल की नई खपत ज्ञात कीजिए यदि परिवार में एक नया सदस्य शामिल होता है। तो भाई इसको पढ़ो जरा और इसको करो ध्यान से, है ना। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो और इसको लिख लो ध्यान से कि भाई कैसे होगा ये। ठीक है, पढ़ो भाई इसको। यहाँ पे बोला है कि मूल्य में 32% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद बोला है खर्च पहले की तुलना में 15.5% हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम करेंगे क्या कि भाई अगर यहाँ पे आप मूल्य और खर्च का रेशियो लेते हो, क्या लेते हो, मूल्य और खर्च का, तो आपको पता है कि जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, खपत निकल के आएगी, है ना। ये जो हमने ये जो शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने बनाया था, पिछली क्लास में बताया गया था कि ये कैसे हुआ है, कहाँ से निकल के आया है, किस फार्मूले से आया है। तो भाई जिन्हें नहीं पता है वो पीछे क्लास भाई देख लेना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, मूल्य और खर्च का रेशियो लेते हो तो आपकी जो है वो निकल के आएगी खपत, है ना। तो देखो चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई है, यानी ये कितना हो गया, 132%, 132 हो गया है ना। उसके बाद इन्होंने बोला खर्च की तुलना में कितना, 15.5% अधिक है ना, पहले की तुलना में, यानी खर्च कितना अधिक किया गया, 15
5%। तो अब वो कितना हो गया है भाई, 115.5 हो गया है। अभी वो कितना हो गया है, 115.5, है ना। अब इसको सॉल्व करो आराम से और फिर बताओ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से कि यहाँ पे हो गया है भाई 132 और यहाँ पे हो गया 115.5, है ना। तो इसको आप 3 से कैंसिल कर दो। 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना होगा भाई, 3 से कैंसिल करोगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, एक यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 तियाँ 12, है ना। यहाँ पे आप करोगे इसको 3 से कैंसिल, तो ये कितनी बार कटेगा, 3 से काटोगे तो भाई ये कटेगा 3 3 का 9, बचेगा यहाँ पे 2, तो 8 3 का 24, फिर बचेगा हमारे पास यहाँ पे एक, तो आप बोलोगे 5 तियाँ 15, और इधर से आप दशमलव हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, तो एक जीरो इधर आ जाएगा। अभी क्या ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल होगा ये 44, ठीक है। यहाँ पे 11 से इसको कैंसिल करो भाई, 11 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33, बचेगा 5, 11 पचे 55, है ना। अब ये कितने से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 पंच 40, और ये कितना हो जाएगा 7 पना 35, यानी रेशियो क्या बनेगा, 8:7 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे रेशियो क्या बना हमारा, यहाँ पे हमारा रेशियो बना 8:7 का। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रेशियो निकल के आया ना, ये रेशियो हमारा निकल के आएगा खपत का। ये खपत, जैसा कि आपको बताया गया, अगर आप मूल्य और खर्च का रेशियो लोगे तो वो खपत का रेशियो निकल के आएगा, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है ना। और इन्होंने बोला कि यदि प्रत्येक सदस्य औसतन 6.4 किलोग्राम चावल प्रति माह खाते हैं, तो प्रत्येक सदस्य, ठीक है, 15% अधिक है, यदि प्रत्येक सदस्य औसतन 6.4 किलोग्राम चावल प्रति माह पहले खाता है, तो प्रत्येक सदस्य द्वारा औसतन प्रति माह चावल की खपत ज्ञात कीजिए। अब ये देखो इन्होंने बोला है 6.4 किलोग्राम चावल प्रति माह पहले खाता है, यानी ये जो है ये पहले का है, कितना, जो 6.4 है, यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, ये जो 6.4 है ये हमारा कब का है, ये हमारा पहले का है। तो नई खपत हमारे पास क्या है, नई खपत है हमारे पास 7। क्या है, नई खपत जो है हमारे पास वो कितनी है, नई खपत है हमारे पास 7। ठीक है, तो इन्होंने बोला है तो प्रत्येक सदस्य द्वारा औसतन प्रतिमाह चावल की नई खपत ज्ञात कीजिए यदि परिवार में एक नया सदस्य और शामिल हो जाता है। अब आपको बताना है कि परिवार में अगर एक सदस्य और शामिल हो जा रहा है तो नई खपत क्या होगी, है ना। यहाँ पे दिया है कि परिवार में पहले सदस्य कितने थे, परिवार में जो पहले थे वो 4 सदस्य थे, है ना। तो पहले आप भाई 4 का निकाल लो, उसके बाद आप निकाल लोगे कि भाई 5 का क्या होगा। ठीक है, बताओ भाई। करो आराम से, इसको आप कर लोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आप 8 से काट लो, ये 0.8 आएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि कितना आएगा 5.6 kg। यानी नई खपत हमारी कितनी आएगी, 5.6 kg आएगी, है ना। कितनी, 5.6। ये क्या था, औसतन खपत थी 6.4, तो ये भी हमारी औसतन खपत ही आएगी, है ना। और पहले कितने सदस्य थे, पहले थे 4। तो अगर 5.6 हमारे पास औसतन खपत थी, इसके साथ अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी एक टोटल खपत निकल के आ जाएगी, है ना। आपने औसत का फार्मूला पढ़ा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि भाई उनका औसतन खपत कितना आया, औसतन खपत जो नई खपत आई वो 5.6 आई, और 5.6 किसके हिसाब से आई, 4 लोगों के हिसाब से आई। तो हमें इसको बताना है कि तो प्रत्येक सदस्य द्वारा औसतन प्रतिमाह चावल की नई खपत ज्ञात कीजिए यदि परिवार में एक नया सदस्य शामिल होता है तब। तो ये जो है ये पहले की खपत है, औसतन 5.6, 4 लोग थे तो आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल खपत आ जाएगी। अब जब ये टोटल खपत आ गई है तो इसको फिर से औसतन बनाने के लिए इसमें 5 लोगों का भाग दो, क्योंकि परिवार में एक नया सदस्य और शामिल हो जा रहा है, पहले 4 लोग ही थे, अब एक और सदस्य शामिल हो जा रहा है, तो आप इसमें 5 का भाग दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा 22.4 बटे में हो जाएगा 5, है ना। तो आप इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप भाग दोगे तो 5 चौके 20, बचा आपके पास यहाँ पे 2, ठीक है। तो फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर ये जाएगा आपके पास 5 चौके 20, ठीक है। बताओ, 20 यहाँ पे बचा आपके पास 2, ठीक है। फिर ये जाएगा 5 चौके 20, बचा आपके पास 4, ठीक है। फिर ये भाग चला जाएगा आपके पास 8 बार, 8 पंच 40, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 4.4
48 kg। ठीक है, कितना आ गया? 4.48 जो है ये आपका आंसर आ गया kg। प्रति औसतन खपत अब कितनी होगी? वो होगी 4.48। कितनी होगी भाई? वो होगी आपकी 4.48। ठीक है, आराम से आप इसको निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके। 5.4 इसमें करोगे 22.4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लोगे आराम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 138 नंबर। इसको पढ़ो भाई ध्यान से कि ये हाल 5, 4 और 2 के अनुपात में 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट अर्थात H1, H2 और H3 का निर्माण करती है। यानी कि 5, 4 और 2 के अनुपात में 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, H1, H2 और H3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे H1, यहाँ पे हम H2, यहाँ पे हम लिख लेंगे H3, है ना। पहले का जो रेशियो है वो कितना है? 5 है। दूसरे का जो रेशियो है वो 4 है। तीसरे का जो है 2 है ना। अब इसमें हमें आगे कुछ परसेंटेज में बात करनी है, तो हम इनको मान लेते हैं 200, इनको हम मान लेते हैं 400, इसको हम मान लेते हैं 500, ताकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी होगी, है ना। अब इसको पढ़ो जरा। यहाँ पे बोला है निर्माण करती है यदि प्रक्रिया में H1 और H2 का क्रमशः 10% और 12% नष्ट हो जाते हैं, है ना, जबकि H3 का 85% शेष रह जाता है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? इन्होंने ये बोला कि बनाते समय क्या हो रहा है कि H1 और H2 का क्रमशः 10 और 12% नष्ट हो जा रहा है। तो इसका तो 10% नष्ट हो चुका है, तो आप 500 का 10% निकाल लो भाई। 500 का 10% आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? 50 आएगा। तो इसका 10% जब आप इसमें माइनस करोगे, यानी कि जब आप इसमें 50 माइनस करोगे तो ये कितने बचेंगे? ये बचेंगे 450, यानी कि 450। कितने बचेंगे? 450 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो H2 है हमारे पास, H2 में कितना हुआ है? 12% नष्ट हो जा रहा है, यानी कि 400 का 12%, तो कितना हो जाएगा? 400 का 12% जो होगा वो 48 होगा, है ना। कितना होगा? 48। तो आप बोलोगे कि भाई 352 जो है वो शेष बच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे जो H3 में है, H3 में जो है 85% शेष रह जाता है। H3 का कितना? H3 का जो है वो 85% शेष रह जाता है, यानी कि इसमें आपको माइनस करना है 85%, है ना। या तो आप 85% निकाल लो, सीधी सी बात है कि 85% शेष रह जाते हैं, या आप ऐसे कर लो कि ये शेष रह जा रहे हैं 85%, तो नष्ट कितने होंगे? 15%। तो आप सीधे से 15% निकाल लो। 15% कितना होगा? 30, है ना। यानी कि बचे कितने हमारे पास? बचे हमारे पास 170। कितने बचे? 170। सीधी सी बात है भाई, 85% शेष रह जा रहे हैं तो 15% नष्ट हो जाएंगे। आगे पढ़ो। शेष एयरक्राफ्ट में से H1 और H3 के 40% और 30% का निर्यात किया जाता है, जबकि H2 का 75% घरेलू उपयोग में लिया जाता है। अब देखो जरा, इन्होंने बोला क्या है हमसे? इन्होंने ये बोला है कि शेष एयरक्राफ्ट में से H1 और H3 के 40 और 30% निर्यात किए जाते हैं। H1 का 40%, इसका 40%, तो भाई आप 450 का 40% निकाल दो। तो आप 450 का जब आप 40% निकालोगे तो कितना होगा? 5 के 20 जीरो, ठीक है, 4 चौके 16 और 2 18, 180। तो आप इसमें से 180 घटा दो तो वो बचेंगे शेष जो घरेलू उपयोग में लिए जाएंगे। तो जीरो, यहाँ पे आप करोगे 15 में से 8 तो कितना बचा? 7। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यानी 270। ठीक है, अच्छा यहाँ पे H3, अब बोला था इन्होंने H3 का 30%, तो 170 का 30% कितना होगा? आप बोलोगे 51 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसमें से आप माइनस कर दो 51। कितना माइनस कर दो? यहाँ पे 51। 10 में से 1 गया आपके पास 9, 16 में से 5 गया, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कितना बचा? 11, यानी कि 119 एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे बचे। फिर उन्होंने बोला है कि जबकि H2 का 75% घरेलू रूप से प्रयोग किया जाता है। H2 का 75%, H2 है कितना? 352। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 352 का 75% निकाल लो, या 75% को हम कहते हैं 3/4, है ना। 25% का मतलब होता है कितना? 1/4। 25 का 3 गुना है 75, तो 3/4। इसको आप सीधे से 4 से कैंसिल करो जरा। 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, है ना। 8 चौके 32, 8 बार कैंसिल होगा ये, है ना। 8 चौके 32 होगा, बचेगा आपके पास कितना? 3। फिर कितना हो जाएगा? 8 चौके 32।
इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 8 त्रिका 24 यानी कि 4, फिर 8 त्रिका 24 और कितना 8 त्रिका 24 होगा और 2 और तो कितना हो जाएगा 26 यानी कि 264। ये घरेलू उपयोग में लिए जा रहे हैं, है ना। तो ये सभी जो हो गए ये घरेलू उपयोग में हो गए। तो कुल उत्पादन का कितने % घरेलू खपत किया जा रहा है। अब देखो जरा कुल उत्पादन कितने का है 5, है ना। 5 और 4 9, 9 2 11, कुल उत्पादन कितने का है, कुल उत्पादन जो है वो 1100 एयरक्राफ्ट का है। ठीक है, कितने का 1100। घरेलू उपयोग में कितने लिए जा रहे हैं इतने, है ना। तो बताओ जरा कितने हैं ये हमारे पास, जोड़ो जरा 9 और 4, है ना। 9 और 4 आपके पास कितना हो गया 13 का 3, यहाँ पे जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15 का 5, है ना। 2 2 4 1 5 और 1 6, 653। कितने एयरक्राफ्ट 1100 में से जो है वो 653 जो है एयरक्राफ्ट घरेलू उपयोग में लिए जा रहे हैं। और परसेंटेज के लिए आप यहाँ पे लगा दो 100, परसेंटेज के लिए लगा दो 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दो, 11 से इसको काटोगे तो 11 से कितनी बार कटेगा 11 पचे 55, है ना। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है 59 सही 4/11। ठीक है, 59 सही 4/11%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुल उत्पादन का 59 सही 4/11% जो है वो घरेलू खपत में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नहीं किया हमने, जो जैसा लिखा था बस हमने उसको वैसा करते गए, है ना। आराम से आंसर आ गया, जो भी परसेंटेज बोला था वो करते जाओ, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप होमवर्क के लिए ले लो, अगली क्लास में जो हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, जिसको भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे का जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में। आज हमने जो है देखा जो हमारे पास 138 क्वेश्चन तक, इनको आप लोग दोबारा देख लेना नहीं समझ में आए तो, है ना। ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, हमारा परसेंटेज जो है समाप्त हो चुका है, ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है ना। आप देखोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। और कल हमारा जो है वो परसेंटेज, अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हमारा परसेंटेज जो है वो पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।